मेरे स्कूल में फिजिक्स के हमारे टीचर थे जो अक्सर स्टूडेंट्स को नसीहत करते हुए कोट बोला करते थे, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। फिर वो उसको समझाते कि बेटा जो गलतियां होती हैं ये एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए होती हैं, लेकिन इसके जो असरात होते हैं, इसके जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कि बहुत लंबे टाइम तक जाते हैं, सदियों तक उसकी सजा मिलती रहती है। लास्ट वीक में जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो द एग्रेसर्स कर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था और जब वॉर का डेटा खंगाल रहा था, तो मैंने महसूस किया कि भाई सेम मैकेनिज्म वॉर्स के साथ भी एप्लीकेबल होता है। वॉर तो कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए चलती है, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन उसके जो आफ्टरमैथ्स होते हैं वो सदियों तक चलते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब जब उसके आफ्टरमैथ्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात लंबे टाइम तक चलेंगे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस समाज पर, सोसाइटी के ऊपर एक कर्ज की तरह, एक अभिशाप की तरह होते हैं। और इसी अभिशाप को, इसी कर्ज को कहा जाता है द रेसिडुअल कर्ज। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेसिडुअल कर्ज एक्चुअली क्या होता है और किस तरह जंगों के बाद ये रेसिडुअल कर्ज काम करता है। बॉर्डर मूवी का एक सॉन्ग है, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। इसमें जावेद अख्तर साहब ने 2 लाइनें लिखी हैं जो रेसिडुअल कर्ज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। ये लाइनें हैं, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक होती है। सिर्फ जिंदगी और इंसानियत ही बरसों तलक नहीं होती, इवन जो आपकी इकोनॉमी है ये भी बरसों तलक होती है। और इकोनॉमी पर एक तरह से अभिशाप होता है, इंसानियत पर एक अभिशाप, और इसी आपको हम बोलते हैं रेसिडुअल कर्ज। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेसिडुअल कर्ज का मीनिंग क्या होता है, और उसमें पहले हम वर्ड की बात करेंगे कि रेसिडुअल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखिए, रेसिडुअल का मीनिंग होता है लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मींस जो बच गया। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि प्लेट में बहुत सारा खाना किसी शादी में निकाल लेते हैं और उसके बाद उनसे खाया नहीं जाता, तो वो बचा हुआ खाना क्या करते हैं, उस झूठन को वो लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब वो झूठन जो है वो किसी के भी काम नहीं आता। बस इसी तरह से जब वॉर होती है तो वॉर अपने पीछे बहुत सारी झूठन छोड़कर जाती है, और उस झूठन रेसिडुअल, आप में एक अभिशाप होती है, और इसी को रेसिडुअल कर्ज कहा जाता है। देखिए, जब वॉर होती है तो इसके 2 इंपैक्ट और 2 कर्सेस होते हैं। एक तो जो इमीडिएट इफेक्ट होता है, इमीडिएट इंपैक्ट होता है, और एक जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा, जैसे अगर कोई जंग हुई तो जैसे ही जंग होगी तो सप्लाई चेन रुक जाएगी, इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बोले सप्लाई चेन रुक जाएगी। वहां पर जो जनरल प्राइस लेवल है उस इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगा, मींस चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा उसमें। और ये तो जो इमीडिएट इंपैक्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, ये इमीडिएट कर्ज होता है। लोग मारे जा रहे हैं, लोग बहुत सारे शहीद हो रहे हैं, ये अपने आप में उसका इमीडिएट इंपैक्ट है। लेकिन और उसके अलावा लोग घायल हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक इमीडिएट इंपैक्ट है। अब उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जो लोग घायल हुए उनका साथ क्या, उनका ट्रीटमेंट चलेगा लंबे टाइम तक। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और वो जिंदगी भर बेचारा जो है अपाहिज की जिंदगी जिएगा। किसी के घर का कोई बंदा अगर शहीद हो गया तो उसके जो फैमिली वाले हैं वो जिंदगी भर उस कर्ज को, उस अभिशाप को आगे ढोते रहते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी भी जो होती है वो अपने आप में उस कर्ज को लंबे टाइम तक झेलती है, और उसी लंबे टाइम तक जो कर्ज, जो अभिशाप झेला जाता है वही कहलाता है हमारा रेसिडुअल कर्ज। अभी रेसिडुअल कर्ज के एक्चुअली जंग के बाद जो रेसिडुअल कर्ज होता है, जो लंबे टाइम तक इंपैक्ट चलता है, उसके क्या क्या इफेक्ट एक्चुअली होते हैं वो हम वन बाय वन समझें। रेसिडुअल कर्ज का जो सबसे पहला इफेक्ट होता है उसको कहलाता है द स्टिकी प्राइस इफेक्ट। स्टिकी मींस चिपचिपा, चिपका हुआ, ठीक है, स्टिक हो जाने वाला। तो जो प्राइस इफेक्ट होता है जंग के बाद वो एक स्टिकी हो जाता है। भाई आपको क्या लगता है कि अगर जंग आज, अगर ईरान और यूएस की वॉर खत्म हो जाए, जैसे तो सीज फायर हो चुका है, और खत्म हो जाए बाय चांस, तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी और जो इकोनॉमी है वो प्री वॉर कंडीशन पर आ जाएगी? तो आंसर है नो, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब हमारे सामने आप लोग तो सब न्यूज पढ़ते ही होंगे और सुनते भी होंगे कि इस वॉर की वजह से कितनी सारी प्राइसेस, कितनी सारे कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई है, स्पेशली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहां वॉर से पहले $70-75 पर बैरल था, और अब 100 और $120 पर बैरल चला गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर वॉर रुक जाएगी तो ये वापस $70 पर बैरल पर आ जाएगा? तो आंसर है नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस, यूरिया की प्राइसेस बढ़ रही है, प्लास्टिक की प्राइसेस बढ़ गई, ये सब वॉर की वजह से। और अगर हम ये सोचे कि भाई जैसे ही वॉर रुकेगी या वॉर खत्म हो जाएगी या हालात सारे नॉर्मल हो जाएंगे तो ये सारी प्राइसेस अपनी प्री वॉर कंडीशंस पर आ जाएंगी, तो आंसर है नहीं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही होती है स्टिकी प्राइस इफेक्ट। मींस ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो एक बार चिपक गया तो वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आता।
70 से अगर $120 पर बैरल पर ऑयल के रेट बढ़ गए हैं तो वॉर रुकने के बाद भी ये वापस $70 पर नहीं आएंगे। ये कहीं ना कहीं $100, $105, $95 के आसपास बढ़ेंगे। मींस प्री वॉर और पोस्ट वॉर में कहीं ना कहीं अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो $15 से $20 का नेट इफेक्ट इंपैक्ट आ ही चुका है। सिमिलर जो चीज है वो एलपीजी के साथ हम देखेंगे कि एलपीजी महंगी होगी। अब आप सोचेंगे अगर वॉर रुक जाएगी तो एलपीजी वापस अपने प्री वॉर प्राइसेस के ऊपर आ जाएगी, तो आंसर फिर से रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टिकी प्राइस इफेक्ट। मींस अगर एक बार वॉर हो गई तो उससे जो कीमतें बढ़ी हैं वो कीमतें बहुत लंबे टाइम तक एक्चुअली चलती हैं, वो जल्दी वापस अपनी प्री वॉर कंडीशन पर नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टिकी प्राइस इफेक्ट एक्चुअली क्रिएट क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वॉर खत्म होने के बाद प्राइसेस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आती? तो उसका आंसर है द ट्रस्ट डेफिसिट। ये अपने आप में साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, भरोसे की कमी हो जाना। होता क्या है कि भाई जितना भी माल आता है यूजुअली ये मरीन के थ्रू और ये शिप्स के थ्रू आता है, और जब शिप्स के थ्रू माल आता है तो वहां पर एक मरीन इंश्योरेंस होता है, और इस कंडीशन में रिस्क बढ़ने की कंडीशन में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने मरीन इंश्योरेंस बढ़ा देती है। जैसे अभी ही अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने मरीन इंश्योरेंस बढ़ा दी। हमारे पास जितनी भी एलपीजी हो, जितना भी क्रूड ऑयल आता है, मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ब्लॉकेड में फंसा हुआ है। तो अभी कुछ वक्त तक तो ईरान ने रोक के रखा, और उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया, और ब्लॉकेड लगाने के बाद वो किसी भी शिप को, मैक्सिमम शिप्स को पास नहीं होने दे। तो यहां पर मरीन रिस्क बढ़ जाता है, और मरीन रिस्क बढ़ने की वजह से मरीन इंश्योरेंस बढ़ जाता है। और नेचुरली जब इंश्योरेंस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो कीमत है उस स्पेसिफिक कमोडिटी की वो भी बढ़ जाएगी। मींस क्रूड अब महंगा मिलेगा, एलपीजी अल्टीमेटली महंगी मिलेगी। सेकंड इसमें होता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। मींस जो सप्लाई चेन थी वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो जाती है। डाइवर्सिफाई किसे होती है? जैसे अभी कुछ वक्त पहले इसराइल और फलस्तीन मींस हमास का वॉर चल रहा था, और हमास और फलस्तीन के वॉर में हुती रिबेल्स ने जो स्वेज कैनाल है वहां से निकलने वाले शिप्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से दो, एक तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम की कीमत बढ़ गई, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत हाई प्रीमियम वसूलने लगी, और दूसरा शिप्स ने अपने आप को बचाने के लिए स्वेज कैनाल से छोड़ करके पूरा अफ्रीका घूमकर आना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप स्वेज कैनाल को छोड़ के और पूरा अफ्रीका घूमकर आते हैं तो वहां पर आपको टाइमिंग भी ज्यादा लगती है, फ्यूल भी ज्यादा लगता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा लगता है। तो नेचुरली जब सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, फ्रेट बढ़ जाता है, माल भाड़ा बढ़ जाएगा, और इंश्योरेंस भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। जब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो नेचुरली उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? चीज की कीमत के ऊपर आएगा, और वापस वो जो चीज है वो प्री वॉर कंडीशन के ऊपर नहीं आती। उसके बाद एक तीसरा होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनीज वे बोलती हैं कि अभी भी जंग हुई, जैसे यूएस ईरान की जंग हुई, तो यूएस ईरान की जंग आगे इन फ्यूचर कभी भी हो सकती है। दोनों पार्टीज अपने अपने साइड के ऊपर अड़ी हुई है। वो बोलते हैं कि भाई ये हमारी कंडीशन है, ईरान बोलता है ये हमारी कंडीशन है। ईरान की कुछ कंडीशंस यूएस नहीं मान रहा, यूएस की कुछ कंडीशंस ईरान नहीं मान रहा, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर फिर से जंग हो जाए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस होता है, अपने आप को सेफ प्ले करती है और अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करती है, और ये मानती है कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई जंग फिर से हो गई तो हो सकता है कि हमको फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना पड़े। फिर से क्यों बढ़ाए? तो जो बढ़ा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसी को कंटिन्यू करें, उसी को चलने दें, और उसी को चलने देते हैं तो फिर वो जब इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ावा मिलेगा तो नेचुरली आपके प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस भी अल्टीमेटली बढ़ी हुई मिलती है। दूसरा इफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात करता हूं। देखिए होता क्या है, जब एग्रेसर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, जैसे अभी हम बात करें कुछ साल पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, और अभी जैसे यूएस और ईरान की वॉर चल रही है। अब जब यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया या रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग तबाह करते गए। ठीक है, बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे थे जिनको तबाह कर दिया गया, बहुत सारे स्कूल से तबाह हो गए। आपने सुना ही होगा कि भाई यूएस ने एक स्कूल के ऊपर जहां पर 170 बच्चियों को उन्होंने एक एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल तबाह हुए, बहुत सारे ब्रिज तबाह हुए, बहुत सारे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस बनाने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, साथ में पैसा भी लगता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जिस वजह से भाई एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपने सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। भाई रिसोर्स तो हम सबके लिए लिमिटेड है, तो अगर आप रिसोर्स में किसी रिसोर्स का अगर आप एक यूज करेंगे तो नेचुरली उसका दूसरा यूज छोड़ देंगे। अब आपके पास रिसोर्स
अगर जंग होती तो यही रिसोर्स हेल्थ केयर में, एजुकेशन में दूसरी जगह पर काम आते, लेकिन जंग होने की वजह से अब इन्हीं रिसोर्सेस को, वो जो तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको रीडेवलप करने में और उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। अब वो जो ब्रिज टूटा था उस ब्रिज को फिर से बनाना है। अगर वो ब्रिज अपनी जगह पर कायम होता तो यही पैसा बच्चों की एजुकेशन में लगता, बच्चों के हेल्थ केयर में लगता, या आपके समाज को और डेवलप करने के लिए लगता। तो यहां पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो क्या करती है, रेसिडुअल कर्ज को जन्म देती है, रेसिडुअल कर्ज को क्रिएट करती है। रेसिडुअल कर्ज का तीसरा इफेक्ट होता है द ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट का मीनिंग होता है भरोसे का खत्म हो जाना या भरोसे का उठ जाना, ठीक है। होता यह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी भी एरिया के अंदर अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो उसका पूरा इंपैक्ट पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज के ऊपर पड़ता है। जैसे कहने को हम कहें कि भाई यूएस और ईरान आपस में लड़ रहा है, वॉर उनके बीच में चल रही है, हमें क्या, अरे भाई तो हम सबसे ज्यादा इफेक्ट तो हम ही लोगों पर पड़ रहा है, ठीक है। वहां पर वॉर हो रही है लेकिन एलपीजी की शॉर्टेज यहां पर हो गई, वहां पर वॉर हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस यहां पर बढ़ने के चांसेस है, एलपीजी की प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ी चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां हम लोग, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब जब कोई एग्रेसर या कोई भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होती है तो जो उसके ग्लोबल कनेक्टिविटीज होती है, जो दूसरी कंट्रीज होती है, उनमें ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है और वो उस एग्रेसर के ऊपर या जो जिसके ऊपर अटैक हुआ उसके ऊपर भरोसा कम करती है। एग्रेसर पे भरोसा इसलिए कम करती है कि भाई उसको आइसोलेशन में डालना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं रशिया यूक्रेन वॉर की, ठीक है। रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया को उस अटैक से रोकने के लिए यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने रशिया से गैस लेना बंद कर दिया, जबकि यूरोपियन, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, वो गैस की कनेक्टिविटी, जो गैस का कनेक्शन थे, वो सारे रशिया से ही उन लोगों को सप्लाई हुआ करता था। अब उसका ऑल्टरनेटिव तो चाहिए, यूरोप में सर्दियां बहुत पड़ती हैं और उन सर्दियों से बचने के लिए उनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल्टरनेटिव में उन्होंने महंगी पाइपलाइन बिछा करके अपनी दूसरी जगह, दूसरी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी जैसे कतार, और वहां से गैस को सप्लाई करवाना स्टार्ट कर दिया। अब इस वजह से रशिया को कितना लॉस हुआ होगा। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, रशिया की जो एसेट्स थी उनको सीज कर लिया गया, रशिया के ऊपर जितने भी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस थे उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो इससे क्या होता है, रशिया की इकोनॉमी जो थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई, साथ में यूक्रेन की इकोनॉमी तो डिस्टर्ब हुई। जैसे हम बात करें यूएस और ईरान की, यूएस का कोई भरोसा नहीं, कब किसके ऊपर अटैक कर दे, कब कैसा कर दे, आलतू फालतू एक्सक्यूजेस। आपको मालूम ही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट में कोई कंसिस्टेंसी होती ही नहीं। अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलने लगेंगे। अच्छा, इसके पीछे भी एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वो ऐसे ही आलतू फालतू बयान नहीं देते, उसके पीछे भी एक लंबी बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। एनीवे, तो कहने का मीनिंग है कि भाई भरोसा नहीं कि कभी अटैक कर दे। अब यूएस के ऊपर तो कोई सैंक्शन लगाता नहीं है, लेकिन ईरान के साथ में तो प्रॉब्लम है कि भाई ईरान से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर अटैक हो गया तो फिर सप्लाई चेन फिर रुक जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रुक जाएगा। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट होता है जिसकी वजह से भी आपका रेसिडुअल कर्ज काम करता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे रेसिडुअल कर्ज के। जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिडुअल कर्ज जो होता है ये लॉन्ग टर्म आफ्टर मैथ होता है। जंग खत्म होने के बाद उसकी कीमत जो है वो हम सबको बहुत लंबे पीरियड तक चुकाना पड़ती है, हमारी इंसानियत को, हमारे समाज को और इवन हमारी इकोनॉमी को। ये जंगें जो है ये हमारी जेब के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया में दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। एलपीजी, अभी कमर्शियल सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के ऊपर भी बढ़ाने का जो दबाव है वो चल रहा है। तो ये बहुत जल्द हो सकता है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ जाए। तो जब भी कभी कोई घटना घटे और उस घटना का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो, चाहे वो वॉर में हो, चाहे उसके अलावा किसी और कंडीशन में हो। जैसे हम बात करेंगे भाई डीमोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर हुआ था। अभी डीमोनेटाइजेशन कहने को तो 50 डेज की प्रोसीजर थी, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ की जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सालों तक संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब मेजॉरिटी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो पूरी कैश इकोनॉमी के ऊपर वर्क करता है और एक झटके में 84% कैश जो है वो खींच ली गई। इसका इंपैक्ट पड़ा उन मजदूरों की जिंदगी के ऊपर जो कैश में अपनी वेजेस उठाते थे, एमएसएमईज के ऊपर और छोटे बिजनेसेस के ऊपर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे और जिनमें मैक्सिमम पेमेंट्स, परचेज, सेल या वर्कर्स को दी जाने वाली तनख्वाह जो है वो कैश में पे हुआ करती थी। तो ये कहलाता है हमारा रेसिडुअल इफेक्ट। तो आई होप आपको रेसिडुअल कर्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और ये समझ गए होंगे कि किस तरह से कुछ लम्हे की जंग होती है वो सदियों तक क्या करती है, उसके आफ्टरमैथ, उसके असरात छोड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कनेक्शंस। थैंक यू।